sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, रीवा। पैदा होने वाला हर भारतीय 75,000 का कर्जदार, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था। 400 वर्ष पहले अस्तित्व में आए देश का पूरे देश में अधिपत्य। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं हूं आस्था, खबर आप तक में आप सभी का स्वागत है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा चला जा रहा है। हर भारतीय कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कारण यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण से शुरू होती है, उसका मार्केट भी काफी प्रभावित हुआ है। इससे हर भारतीय 75,000 रुपए का कर्जदार है। अमूमन यही स्थिति पूरे विश्व की है। दुनिया के कुछ चुनिंदा लोग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार कंट्रोल कर रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर अपने स्टूडियो में कुछ विशिष्ट जनों से खुलकर बातचीत हुई है। आइए सुनते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आप तक। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी बैंकिंग सिस्टम होता है। आज हम देख रहे हैं देश में स्थिति ये कुचक्र की तरह निगल रहा है लोगों की जिंदगी। कोई कर्ज ले रहा है, कई ऐप के माध्यम से लोग कर्ज लेके अपना जीवन इसमें गंवा रहे हैं। इसी चर्चा के लिए आज हमसे मौजूद है हमारे स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता परिवर्तन जी, गौरव जी और गणेश गुप्ता जी। इनसे हम विभिन्न मुद्दों में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। आज जो अर्थव्यवस्था है हमारी, ये कुचक्र की तरह लोगों को घेर रही है अपने अंदर। आज हर व्यक्ति लगातार कर्ज में जा रहा है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास के माहौल में। तो क्या वर्तमान व्यवस्था में कर्ज लेना ही एक पैसा या आय का वो बन चुका है? क्यों लगातार लोग कर्ज ले रहे हैं? क्या खामी है अर्थव्यवस्था की? जैसा कि आम लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे धनवान देश कोई है तो वो है अमेरिका, जर्मनी या जो भी यूरोपियन कंट्री है जिनको हम आज काउंट करते हैं। लेकिन यदि आप यकीन माने तो ये बहुत ही मुश्किल होगा मानना कि जब आप वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक की साइट पे जाएंगे, जो दुनिया की एक अंतर्राष्ट्रीय डाटा एजेंसी है जो यह बताती है कि दुनिया का कौन सा देश कितना कर्ज में है। और जब मैंने पहली बार उस चीज़ को देखा और जाना तो सबसे आश्चर्य लगा कि जिस देश को पूरी दुनिया यह समझ रहा है कि सबसे अमीर देश, सबसे धनवान देश है अमेरिका, सुपर पावर है, अपने आप को कहता है, वो सबसे ज़्यादा कर्ज में है। उसके बाद फिर अन्य देशों का जब हमने खंगालना शुरू किया तो उस होड़ में जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, इस तरह का तमाम वो देश आना शुरू हुआ। भारत भी अब उसमें टॉप 10 में आ गया है। तो इसका सीधा जो आम पब्लिक या आम जनता के लिए जो मैसेज है यह है कि जो दुनिया का सबसे अमीर देश है उस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज है। और भारत की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये कर्ज की संभावना बढ़ रही है। और हम जो दुनिया का तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत को परिणत करना चाह रहे हैं, उसमें प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो लगातार बढ़ेगा। और आज लगभग 50,000 से ज़्यादा, 70,000, 75,000 के लगभग एक प्रति व्यक्ति कर्ज, ये भारत का एक आंकड़ा है, दुनिया में एक अलग हो सकता है। तो यह मान लेना पड़ेगा कि कर्ज ही आज एक पैसा या आज की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक रीढ़ है। वो जो व्यक्ति जितना कर्ज ले रहा है वह उतना मजबूत है, वह उतना अमीर है आज की इस अर्थव्यवस्था में, यह कहा जा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। जैसा कि आप कर्ज के बारे में पूछ रहे हैं तो कर्ज का मैं बता दूं, कर्ज यानी एक गुलामी हुआ कि आप अपने मन की चीज़ नहीं कर सकते कर्ज के दौरान। जब जो व्यक्ति कर्ज में रहता तो वो हमेशा टेंशन में रहता है। और यहाँ तक कि सोसाइटी के बहुत सारे उनके मन में विचार आते रहते हैं कि भाई वो कर्ज में है और अपना सम्मान भी बनाए रखना चाहता। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारा एक मित्र था विश्वकर्मा
सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा, उसके बहन के पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था इसी कर्ज के बिल्कुल, कारण। ये तो आजकल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं इस व्यवस्था को समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग 1, 2, 3 और 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट के, कोई कृषि कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, मतलब कोई कृषि कर रहा है, कोई लोहार है, कोई नाई है, और कोई एक चौथा आदमी आता है, बोलता है कि चलिए आज से हम एक ऐसी व्यवस्था आपको दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, जिससे आप चारों का जो काम है उस टोकन के थ्रू होगा। 1,000 रुपये हम लोगों को कर्ज के रूप में दिया, 1,000 इनको दिया, ये 4,000 हो गया, और उसका ब्याज मान लीजिए 500 लग रहा है, तो 4 का 6,000 हो गया। तो जो हम एक्सचेंज करके, जो हमारे बीच में एक प्रेम था कि एक्सचेंज करते हुए हमने, एक नाई ने एक किसान ने सबको बिल्कुल बांट दिया, अनाज बांट दिया, और उस नाई ने पूरे साल भर उसकी सेवा की, उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई डूब जाने का भाव नहीं। लेकिन जिसने 1,000 रुपये कर्ज दिया और 500 ब्याज, तो ये चारों एक साल तक कितना भी एक दूसरे से उस सामान खरीदे, वो 4 का 6,000 नहीं बन सकता, वो कर्ज में चले जाएंगे। आप प्रत्येक के अंदर एक टेंशन हो जाएगी कि किस प्रकार से उसको 6,000 बनाया जाए। अब एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम 1,000 प्लस 500, 1,500 रुपये कमाएं, और सामने वाले का फिर भाव नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि यार अगर मैं इससे बात करूंगा कहीं मेरे से ज़्यादा फायदा ना कमा ले, उससे झूठ बोलेगा, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो चल रही है, इससे सामने वाले के अपने भाई का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, सिर्फ वो टोकन का सजा है। और ये आज का जो धन है वो धन नहीं है, वो एक टोकन है, और उस टोकन का ही सगा है। प्रत्येक व्यक्ति उस टोकन का ही सगा है, चाहे वो डॉक्टरशिप में ले लीजिए, चाहे वो पुलिस विभाग में ले लीजिए, कि कोई भी विभाग हो, सिर्फ पैसे के लिए ही वर्क कर रहे हैं। आज रिश्ते नाते सब कुछ पैसे के लिए। तो ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है? कर्ज आधारित है। 1,000 जो था हमारे पास वो भी कर्ज है, और ब्याज भी कर्ज में है। हम चारों कितनी भी मेहनत कर लें, 4,000 का 6,000 नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जो बना रहा है पैसा, जो उनको दे रहा, हम उसको कुछ अपना दे न दें। इसी प्रकार भारत जो है अपने पूरे संसाधन, जितना भी भारत का संसाधन है, आज भी मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब कि आज भी भारत सोने की चिड़िया है। कुछ एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जिससे हम आज पूरा अपने संसाधन जो है वो फॉरेन को समर्पित कर रहे हैं। और ऐसा हो गया है कि कुछ एक लोगों के पास ही संपत्ति है। अब हम मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम एक ही ईश्वर की संतान है, और इस संसाधनों पर हमारा हक होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए आपका कौन से संसाधन पर हक है आपके घर के सिवा, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। तो आम पब्लिक का तो बिल्कुल नहीं है। जो हमारे नेता हैं वो थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कोई और है। ये एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जो लोगों को समझना चाहिए। ये टोकन व्यवस्था है, ठीक है। देखने में ये भी आता है आजकल कि बड़े बड़े उद्योगपति तो कर्ज ले रहे हैं, पैसा उनके उद्योग में चला जाता है, फिर उनका कर्ज माफ़ हो जाता है, और बैंकिंग सिस्टम में उसका असर बहुत व्यापक देखने को मिलता है। तो ऐसा एक सवाल हो सकता है कि क्या हमारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में सेफ है या नहीं? क्योंकि जो देखा गया है एग्जाम्पल कि विजय माल्या देश छोड़ के जा चुके थे, नीरव मोदी भी जा चुके, वो तो जनता का ही पैसा है बैंकिंग सिस्टम से। तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? इस पे भी भविष्य का कितना सही है कि हम बैंकिंग पे विश्वास करें? बिल्कुल। देखिए, इसका पुनः जो हम लौटना चाहेंगे भारतीय व्यवस्था में ही। देश की आज़ादी के लिए जो लाखों करोड़ों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका जो अपना स्वप्न था कि जिस तरह से भारत को एक विश्व की उस परम वैभव संपदा के रूप में स्थापित करना, और कहाँ गया वो सपना उन तमाम क्रांतिकारियों का, उन सच्चे देशभक्तों का। गांधी जैसे लोग जो अंतिम व्यक्ति की बात किए कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक स्वराज नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा लोकतंत्र का सही मायने क्या है। और पिछले 100 वर्षों में जिस तरह से देश जिस रफ्तार से बढ़ना चाह रहा है, 47 में आज़ाद हुआ देश, तथाकथित आज़ादी मिली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, और उसके बाद 70-75 साल हो गए सरकार बनाते गए, हम लोग कई बार हम भी बटन दबाए। लेकिन आपने जो मूल बात कहा कि ये जो अमीर गरीब का फासला, या अमीर अमीर होता जा रहा है, या उनको जो कर्ज माफ़ होने की तमाम बातें हैं, तो इसमें यह है कि जो गरीब है उसके पास ना उतनी ताकत है आर्थिक रूप से, ना सैद्धांतिक रूप से, और वह जब किसी चीज़ का अपील ही नहीं कर सकता है, जब वो किसी का विरोध ही नहीं कर सकता है, तो जो सबसे कमज़ोर होते हैं लोग उसको दबा के आगे बढ़ जाते हैं। और जिन्होंने इस व्यवस्था में थोड़ी बहुत अपनी वजूद कायम कर ली, उनसे आप मान लीजिए किसी वाइट कॉलर से आप बात कर सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते हैं। और कोई एक किसान धोती पहन कर आ जाए तो आप उसे मार के भगा भी सकते हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि हम अपनी इनर जो क्षमता है उसके बजावता हम
बाहरी जो दिखावा है उससे भी हम कहीं ना कहीं हम दुनिया को दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक किसान जो क्षमता बहुत है उसके पास, संसाधन का उत्पादन वही कर रहा है, लेकिन कीमत उसका खुद तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट सिस्टम इस तरह से उसके हाथों से निकल गया है। या जो भारतीय व्यवस्था का जो मूल स्वरूप था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो आज मार्केट व्यवस्था ने जिस तरह से ले लिया, बैंकिंग व्यवस्था ने जिस तरह से ले लिया, और वो फाइनेंस कैपिटल जो मौद्रिक प्रणाली जिस तरह से हम पर हावी हो गया है, वहाँ पर यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि संसाधन का मूल्य कौन तय कर पा रहा है। मान लीजिए 50 रुपये का एक कपड़ा है और आज हम ये 200 रुपये खरीद रहे हैं, तो 150 रुपये का जो अनुपात जो तय हो रहा है ये कौन तय कर रहा है? ये ना सरकार बता पा रही है हमें, ना वो उत्पादनकर्ता बता पा रहा है, जबकि इसका मूल जो मूल्य है वो 50 रुपये ही है। लेकिन जो 200 रुपये का जो गैप आ रहा है बीच में, ये हम उत्पादक, हम जो उपभोक्ता है वो भर रहे हैं और हम ना उससे प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियाँ, हम बात करें टाटा की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी या बिरला जिसकी बात कर रहे हैं, आज अगर वो करोड़पति हुए तो कैसे हो रहे हैं, ये बहुत समझने का विषय है। ये कच्चे मालों को उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो केवल गरीब लोगों से, उनके लेबर से उसको खनन कर रहे हैं और वो उसको बेच रहे हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे मूल्यों में, और इसका जो डिफरेंसेस है उसको वो लेकर के एक अमीर आदमी बन रहे हैं। तो ये बहुत ही खाई लगातार बढ़ता जा रहा है ये चीज़, अमीर आदमी लगातार अमीर होता जा रहा है। हम अक्सर अखबार में भी देखते हैं नेटवर्क बढ़ रही है, बिल्कुल, लेकिन 80 करोड़ लोग जो भारत के हैं वो आज भी 5 किलो राशन में पल रहे हैं, ऐसा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, जो एक तरफ सपना है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो क्या ये संभव है? क्या सिर्फ चुनिंदा लोग बड़े होंगे या सिर्फ ये जो आम जनजीवन है ये भी कभी? मुझे आज भी याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव पहली बार लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि मैं बनारस को बहुत जल्द क्योटो बना दूंगा। क्योटो दुनिया का एक बहुत ही विकसित शहरों में से एक माना जाता है, जापान का। बिल्कुल। और तो प्रश्न यह है कि क्या भारत में सप्तपुरी के जो कॉन्सेप्ट था, अयोध्या, मथुरा, माया और तमाम ऐसी भारत में ऐसी नगरी रही हैं जिन्होंने दुनिया का एक ख्याति प्राप्त हुआ है, तो क्या हम अयोध्या को अयोध्या न रहने दें कि क्योटो या जापान का कोई और शहर बनाने के हम जो ख्वाब देख रहे हैं, या भारत के अंदर मेट्रो या बुलेट की जो हम स्वप्न देख रहे हैं, मतलब विकसित हम किस कॉन्सेप्ट में देखना चाह रहे हैं, विकास किस कॉन्सेप्ट हम करना चाह रहे हैं? ये विकास या विनाश है, या जो संसाधन का दोहन कर रहे हैं, या पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं? विकास ज़रूरत है, लेकिन कितना ये हमें खुद तय करना पड़ेगा। ये आज का जो वैश्विक जो एक अर्थव्यवस्था या वेस्टर्न कल्चर जो हम पर एक विकास को थोप रहा है, वो थोपा हुआ विकास है या सच में पर्यावरण, व्यक्ति और समाज के बीच का एक अंतर जो द्वंद्व है या अंतर जो संबंध है वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। थोड़ा मैं इस पे थोड़ा सा एक विचार, जैसे आपने बोला कि बैंकिंग डूब रही है, तो अगर किसी का कितना भी पैसा अगर हो बैंक में, तो अब वर्तमान में शायद 5 लाख हो गया कि 5 लाख ही निकाल सकता है। अच्छा, मैं ऐसा समझता हूँ इन सब चीज़ों में कि बहुत खतरनाक स्थिति है। कैसी खतरनाक स्थिति है? थोड़ा सा एक एग्जांपल, प्रत्येक चीज़ें पैसे के कारण सड़ रही है। अगर वो कर्ज न ले, कोई व्यक्ति अगर कर्ज न ले तो वो सड़ जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल, एक समोसा वाला है, 100 समोसा बनाता है, लेकिन इसी प्रकार 100 लोग भी हैं, 100 लोग भूखे हैं और एक समोसा वाले ने 100 समोसे बनाए, लेकिन ये टोकन ना होने की वजह से, ये पैसा, सिर्फ पैसे न होने की वजह से उसके 100 समोसे भी सड़ जाएंगे और 100 लोग भी सड़ जाएंगे। इसी प्रकार की पूरी व्यवस्था अगर आप देखिए, आज हमारे युवा सबसे ज़्यादा हैं, योग्य हैं, सब कुछ है, सिर्फ पैसा ना होने की वजह से वो सड़ रहे हैं, उनकी योग्यताएं सड़ रही हैं, हमारी खेती वाली ज़मीनें सड़ रही हैं, सब कुछ सिर्फ एक चीज़ ना होने के कारण। जितना अगर कर्ज नहीं लेंगे तो वो सारी चीज़ें सड़ रही हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है। अब आप देखें कि अगर कर्ज न लें तो क्या हो जाएगा, कैसी व्यवस्था है कि कर्ज न ले, पैसा किसी के पास अगर जीरो हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा पूरा माहौल बन गया, कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं, बात नहीं करेगा, और रिश्ते नाते सब दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा मनोभाव हो गया। पहले क्या रहता था, एक्सचेंज सिस्टम रहता था कि अगर मान लीजिए पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो हम इनको ये वाली चीज़ दे देंगे, वो हमको वो वाली चीज़ देंगे। वस्तु विनिमय की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही स्वर्णिम थी, बहुत ही अच्छी थी। एक किसान जो था सबको आधी बोरा गेहूं दे देता था, वो साल भर बढ़ई जो है उसको लकड़ी बना के देता था, लोहा बना के देता था, और शाम का समय उनको रिसर्च करने का था, कुछ भी भजन करने का था। इस वर्तमान इस प्रकार की टेंशन नहीं थी कि पैसा कमाना है, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि 15 कुर्सी और 15 लोग हैं और 10 कुर्सियां हैं जो दौड़ लगा रहे, 15 लोग डूबे, 5 लोग डूबेंगे, हर व्यक्ति को डूब जाने का भय है। जैसे धीरू भाई अंबानी के दो बालक थे, एक अभी आप जानते हैं कि क्या
स्थिति और एक की क्या स्थिति है। तो हर व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है, उस टोकन को जमा करना चाहता है, ना कि संसाधन को, जबकि एक्सचेंज करने का टोकन है। अब संसाधन की मैं बात करूँ तो पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है खेत के ऊपर एक बिल्डिंग बना के उसको बस सोते हुए पैसा आए। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें हमेशा बताएगा कि आप पैसा कैसे कमाएं, संसाधन सेव नहीं करें, आप घर बना लें, पेड़ों को नष्ट कर दें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो हर एक जो तरीका, आज डॉक्टर के पास जाइए वो बोलेगा हर चीज़ का इलाज कर लेगा, वो भले वो सामने वाले का कितना भी पैसा ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक दिन में ये व्यक्ति ठीक हो जाए। तो देखिए बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो जो केंद्रित पैसे की केंद्रित व्यवस्था हो गई है वो बहुत खतरनाक है। एक समय हमारे भारत में अंग्रेज आए थे तो उस समय बहुत वो तकलीफ में थे। वो कानून भी बनाए तो नमक कानून बनाए, क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्था, नमक बाहर से आता था उसी के ऊपर वो कानून बना सकते थे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो लोग खुद ही पैदा कर लेते जाके। आपस में एक्सचेंज व्यवस्था थी तो उनके कंट्रोल में जाता ही नहीं। आज प्रत्येक चीज़ें बाहर से आ रही, हमारा कंट्रोल हटा जा रहा है। एक बात मैं बताऊँ, अपने रीवा में जो सुपारी के खिलौने बनाते हैं उनके पास में गए, बोले इतनी अच्छी व्यवस्था आप छोड़ क्यों रहे हैं? तो उनका सीधा कहना था कि भाई हम इतना पैसा ही नहीं कमा पाते कि हम अपना भरण करें, तो आगे कर तो हमारी बहुत सारी कलाकृति खत्म हो गई इसी तरीके से। जो मुखाड़ी देते थे, कंडे बनाते थे, आज देखिए उसी का वो स्तर चालू हो गया है कि बाहर उसको भारी मात्रा में बेचा जा रहा है पैसों के थ्रू। तो हमारी व्यवस्था को नष्ट करके पैसे के थ्रू वो फिर उसको मार्केटिंग करके महंगे दाम पे बेचेंगे। हमसे छीन ले गए वो सब चीज़ें, और बिल्कुल सत्य है ये तो ये सारी जो व्यवस्था पैसे पे केंद्रित है, और वो जो जहाँ पैसा मिलेगा वहीं उनका मन लिखेगा। आज एक बात बोला जाता है फैशन के नाम पे कि अपनी सोच बदलो। सोच, कौन सी सोच बदलें? इफ़ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस। इस सोच को बदल दो, डायरेक्ट कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे के कारण बदलना ही पड़ रहा है। एक समय हुआ करता था कि जब कोई भी महिला को, अगर कोई पुरुष थोड़ा सा भी, तो वो जौहर कर लेती थी या फिर अपने आप को। लेकिन आज वो अंग्रेजों का ख्वाब पूरा साकार हो गया इस भारतीय व्यवस्था में। बिल्कुल। आज तो एकदम खुलेआम सारी चीज़ें जो हम बता नहीं सकते यहाँ पे। तो इस तरीके की ये व्यवस्था जो है वो ये पैसे पे आधारित होकर सारी चीज़ें इस पर डिपेंड की जा रही हैं। बात वेस्टर्न कल्चर की हो रही है तो क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, एक तरफ अमेरिका और यूरोप के हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि कुछ ग्रुप्स जो हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता, पर रोथशाइल्ड हो या रॉकफेलर जैसी कंपनियां जो हैं वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं। क्या भारतीय इकोनॉमी भी अब वैसी किसी एक कंट्रोलिंग में जा रही है? क्या है ये डायरेक्शन बढ़ रहा है इस तरफ? देखिए, इसको हम एक अलग चैप्टर समझे तो आज जिस तरह से पिछले 200-300 वर्षों में एक गुलामी का तरीका बदल गया है। पहले पूरी दुनिया को 1491 में, अगर मैं गलत हूँ सही हूँ तो 1491 में पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटा गया, जिसको हम द बुल के नाम से जानते हैं। ग्रेट जो वेटिकन सिटी पॉप थे, उन्होंने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटा, ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी। एक को उन्होंने पुर्तगाल को दिया और एक को उन्होंने स्पेन को दिया, ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी। और यही कहते हैं कि जिस तरह से वास्को डी गामा और तमाम लोग जो ईस्टर्न पेरिफेरी में आए और कोलंबस और तमाम लोग वो वेस्टर्न पेरिफेरी में गए और वो संसाधनों की खोज में गए। उनका ये नहीं था कि हमको खोजना है, हमको जाना है, वो मकसद नहीं था। मकसद ये था कि ऐसी कौन से संसाधन संपन्न देश है, वहाँ जाकर उनको लूटना है, वहाँ के संसाधनों का पता लगाना है। और वहाँ से चीज़ें जन्म हुई और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते इस कदर हुई कि कुछ लोगों के मन में ये एक तरह शरारत हुआ, या उनके मन में ये एक बंद कमरे में उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम चाह करके पूरी दुनिया को एक गुलाम के रूप में बना सकते हैं। और 1696 के आसपास जो बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनको मदर ऑफ ऑल बैंक कहा जाता है, वहाँ से एक सृजन हुआ एक नई अर्थव्यवस्था को। और हम ये समझ सकते हैं कि 1300 के आसपास जो ब्रिटेन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था यूरोप में, वो 400 वर्षों में कैसे पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया। और कहते हैं जिस ऐसा देश जिसका कभी सूरज अस्त नहीं हुआ करता था, कभी झंडा नहीं उतरता था, ये इसका जो, अगर हम किसी को प्रश्न करते हैं कि इसका मूल कारण क्या था, 13वीं शताब्दी में ब्रिटेन के पास ना अपनी कोई व्यवस्था थी, ना कोई भाषा थी। जो इंग्लिश है वो एक मिश्रण है, एक तरह से मतलब क्या, एक कबीलाई समाज था, एक जंगली और एक समुदाय इस तरह का था जिसका पास अपना कोई व्यवस्था नहीं था। और वो समुदाय 300-400 वर्षों पर दुनिया पे शासन किया। तो उसका जो मूल, जो हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो बैंकिंग सिस्टम जहाँ से सृजन किया 1696 में, और वहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया को एक गुलाम करना एक प्रारंभ किया। और आज दुनिया का प्रत्येक देश उस चंगुल में है। और उसको हम समझ सकते हैं कि
गुलामी का जो तरीका जिस तरह से बदला है, हम आज मानते हैं कि हमारे ऊपर बस कुछ शासन करने वाले लोग या सरकार जिनको हम चुनते हैं वो हम पे शासन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट है। एक तरह से हम समझते हैं कि हम 5 साल में सरकार को चुन लिए और वो हम पे शासन कर रहे व्यवस्था बन गई हैं, हो। लेकिन उस सरकार के ऊपर भी कुछ लोग ऐसे हावी मल्टीनेशनल कंपनी, उनके ऊपर कुछ ऐसी वर्ल्ड वाइड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर कुछ 300 लोगों का परिषद है, उसके ऊपर 13 लोगों की परिवार है। ये एक क्रम है और इस क्रम को जब समझेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे, समझेंगे, डिक्लिफाई करेंगे तो समझ में आता है कि किस तरह से बहुत जटिल तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और इसमें से कुछ लोग, जैसे आपने नाम लिया कि रॉथस्चिल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, इस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी अब आ गई है। 3-4 बड़े परिवार जो है, कहा जाता है जी बिल्कुल, कि जो उथल पुथल मचाई गई थी इसीलिए की गई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जिस तरह से लाने के लिए बिल्कुल दुनिया में, अब वो फिर से एक तरह से लीड कर रहे हैं जी, वापस अपने एजेंडा 21 है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें बहुत ही जल्द हम जिस तरह से देख रहे हैं कि डीपॉपुलेशन होगा, जनसंख्या का जिस तरह से कमी होगा, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो या फिर अलग अलग बीमारियां लाई जाएगी। अभी बायोवार होगा, हम ऐसे तो लड़ नहीं सकते सामने से, तो आप तरह तरह की बीमारियां लाएंगे लोगों के बीच। आप जैसे कोरोना जैसा अगले 2-4 वर्षों में एक नई बीमारियां हमारे बीच आएगी और फिर हम उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच हम जाकर उसको एक वैक्सीनेशन का एक खेल जो है उसको खेलेंगे उल्टा, और ये चीज़ें जो है वहाँ से उत्पन्न होती है और आगे बढ़ेगी। हमसे चर्चा करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उस पर चर्चा की। आप जुड़े रहिए खबर आप तक से। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9201679760 पर।